नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। आप सभी का स्वागत है हरियाणा का दंगल प्रोग्राम में, जो मुद्दे उठाता है आपके गली मोहल्ले के वो मुद्दे जो सीधा आपको इंपैक्ट करते हैं। और आज जैसा कि राजनीति का माहौल बहुत गर्म है और आज मुद्दा राजनीति से जुड़ा हुआ, राजनीति की तैयारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि किसकी तैयारी, यानी कि चुनावी तैयारी कितनी भारी। यह मुद्दा बहुत ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, वो तैयारियों में जुट गई हैं। जहां एक तरफ अगर हम मौजूदा सरकार की भी बात करें, नायब सिंह सैनी अभी नए जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन्हें सौगातें दे रहे हैं, उनके साथ जो है वो चर्चाएं, संवाद कर रहे हैं। कहीं भी लोग जो है वो आराम से उनसे मिल पा रहे हैं, यानी कि सरल सहज तमाम स्थितियों को बनाया जा रहा है, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कि हरियाणा की दूसरी बड़ी पार्टी है, उसकी भी अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस भी कुछ इसी तरीके के चीजें जो है वो करती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुमारी शैलजा, बड़ी नेता, एक्सपीरियंस नेता कही जाती हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कही जाती हैं, वो भी पदयात्रा करने की बात कहती हैं और जुलाई के अंत में उनका पूरा का पूरा जो है वो प्लान तैयार है, लेकिन अभी पब्लिश नहीं किया है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में उनका रूट प्लान हमारे पास होगा कि आखिर कहां कहां किस तरीके से पदयात्रा जाने वाली है। लेकिन जानकारी यह जरूर है कि आखिर कोशिश ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के वोट निकाले जा सकें, जो कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा नजर आते हैं। तो आज का यह मुद्दा रहने वाला है, मेहमान रहने वाले हैं और आज होगी इन्हीं तैयारियों को लेकर चर्चा। तो ये तमाम चेहरे आपने देखे जो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा इंपैक्ट रखते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड भी टटोल लेते हैं। 2019 की बात कर लेते हैं कि आखिर 2019 के जब विधानसभा चुनाव थे तब उसके नतीजे क्या थे। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा विधानसभा के नतीजे 2019 के। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट शेयर गया था, 40 सीटें थी और वोट शेयर की भी अगर हम बात करें तो 36.49% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास गया था। जजपा, जननायक जनता पार्टी, जिसके साथ मिलकर जो है वो जीत का आंकड़ा, यानी कि सरकार बनाने का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाई थी, क्योंकि 90 सीटें हैं, 46 सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए, और उस आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी 2014 के मुकाबले 19 में जो है वो दूर नजर आई। और अब ये दूरी थी तो किसी का साथ तो चाहिए था, तो साथ मिला जननायक जनता पार्टी का। वहीं कांग्रेस की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीटों के हिसाब से भी बनकर निकली। 2019 में 31 सीटें जीती। वोट परसेंटेज की बात करें तो 28.08% वोट शेयर आया। आईएनएलडी की बात करें, इनेलो के नाम से भी लोग उसे जानते हैं, क्षेत्रीय पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल, और एक बड़ा वर्चस्व इस पार्टी का रहा। लेकिन अभी के चुनावों के हालातों की बात करें तो महज एक सीट पर 2019 में सिमटी। अब इन चारों बड़ी पार्टियों की नजर जो है वो 2024 के विधानसभा चुनाव में है, जिसको महज कुछ जो है वो महीने रह गए हैं। अभी के समीकरण की भी अगर हम बात कर लें कि अभी किसके पास कितनी सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार है, उसके पास समर्थन के साथ मिला के कुल जो है वो 40 कहा जाए कि 3 सीट्स हैं। भाजपा के पास 41 हैं, हलोपा के पास 1 है, निर्दलीय 1 सीट है। तो ये गणित है अभी का, लेकिन अब ये गणित जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में बदलता हुआ सा नजर आ सकता है, क्योंकि कौन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कौन खराब परफॉर्मेंस करेगा, उसके हिसाब से जनता वोट देगी। और जब जनता वोट देगी तो देखना यह होगा कि आखिर कौन सरकार बना रहा है। क्या वो एक बार फिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी होगी, तीसरी बार अपनी सरकार बनाती हो 2014, 2019, 2024, क्या वो होगा, या फिर जो है वो कुछ बदलाव होगा, कोई अलग पार्टी जो है वो सत्ता संभालती हुई नजर आएगी। बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो है वो साल के अंत तक हम सबके पास होगा, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है और इसने अपना मन जो है वो बनाया है। और वैसे पब्लिक का मन जो है वो जब नेता उनके पास जाते हैं तो बदलते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि योजनाएं, रोड मैप, क्या प्लान है, किस तरीके से आप उन्हें रोड पर उतारने वाले हैं, लोगों के क्या फायदे की बात है और एक अंतिम व्यक्ति तक क्या आप पहुंच पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा चुनावों में रहता है। और चुनावों की सरगर्मियां बड़ी दिलचस्प, और खासतौर पर हरियाणा का जो ये चुनाव है ये बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। तो उसी चुनाव को लेकर हम जो है वो बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि इन चुनावों में जो है बहुत कुछ दांव पर लगा है और तमाम पार्टियां
अपनी पूरा जोर लगा देना चाहती हैं। क्या कुछ आज का रहने वाला है, तो सबसे पहले तारुफ करवाता हूं अपने मेहमानों से। हमारे पास दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, और योगेश सिहाग जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, जो कि अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दा सर, आप सभी को मैं एक बार फिर बता दूं कि मुद्दा है तैयारियों का। हर पार्टी, अभी डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई हैं, लगभग 3 महीने अप्रॉक्स कहा जा रहा है, लेकिन तैयारियां जो हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं। सैनी साहब जो हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, सौगात दे रहे हैं। आज भी जो है वो 227 करोड़ की लगभग जो है वो शिलान्यास और सौगात उनके द्वारा दी गई। वहीं कांग्रेस भी अपनी पूरी कमर कसे हुए है, पदयात्रा की बात जो है वो की जा रही है। तो सबसे पहले राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राकेश जी, चुनावों को कैसे साध रहे हैं, कितनी तैयारी में आप लोग हैं, और क्या ये जो घोषणाएं हो रही हैं चुनावी नतीजा है, चुनाव पास आ रहा है इसलिए कि साध लिया जाए जितना मैक्सिमम लोगों को साध सके? सबसे पहले डेली पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रवक्ता साथी को भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव की पूरी तैयारियों में है। अभी पंचकुला के अंदर हमने विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की, जिसमें देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रदेश के सभी नेता पहुंचे थे। अभी उसी कड़ी में जिला स्तर पर विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी, जिले की कोर ग्रुप की बैठकें और अन्य कार्यक्रम बड़े नेता प्रदेश के जिलों में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बने, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी ने हुंकार भरी है। और सामूहिक रूप से पार्टी के सभी नेताओं ने ये कहा है कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, अमित शाह भी जो है वो कह कर गए हैं अभी कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन हरियाणा की कांग्रेस को आप कितनी मजबूत जो है वो इस बार की टक्कर में देख रहे हैं? देखिए गौतम जी, हरियाणा की कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश की जनता भी देख रही है, और सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है। जब आपका अपनी ही पार्टी में इतना विरोध हो, जब आपकी पार्टी के अंदर ही आपको धृतराष्ट्र की संज्ञा दी जाए आपके नेताओं के द्वारा ही, और पार्टी दिन पे दिन कमजोर हो रही है, टूट रही है, बिखर रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस में हरियाणा के अंदर, मैं तो कहूंगा हुड्डा कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के नेता इन पर आरोप लगाते हैं कि ये हुड्डा कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं है। उनका नेतृत्व को चुनौती मिल रही है। अभी आपने बताया था कि कुमारी शैलजा राकेश जी, नेटवर्क का इशू है, आपके पास हम दोबारा आने की कोशिश करेंगे। वहीं अब योगेश सिहाग जी के पास जाते हैं। योगेश जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी हमने राकेश जी को सुना कि राकेश जी कह रहे थे कि बिखरती हुई कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है, लेकिन जब ये कांग्रेस बिखर रही है तो जो तैयारियां हैं, क्या उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? आप चाहे पदयात्रा करें, आप लोगों के साथ सम्मेलन करें, क्या आपको नहीं लगता कि लोग ये भी चीज देख रही है कि अपने ही साथ छोड़ रहे हैं तो ये हमारा साथ कैसे देंगे? देखिए गौतम जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि मैं उनकी सही ढंग से आवाज नहीं सुन पा रहा था, शायद कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन जहां तक उन्होंने बताया कि कांग्रेस बिखरी हुई है, कांग्रेस बिखरी हुई नहीं है। उनकी भारतीय जनता पार्टी की वो चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा और जनता ने अपना चुनाव समझ के हमारा साथ दिया। जनता ने अपना मन बनाया हुआ है। और विधानसभा चुनाव में भी हमारी, जिस दिन से 4 जून को जब परिणाम आए पूरे देश के, हरियाणा के सामने, जो इन्होंने एक झूठ फैलाया था फिर भी कि कहीं ना कहीं हम 400 पार सीटें लेंगे, ये करेंगे, फिर भी हमारी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हरियाणा में रही और जनता ने हमारा पूरा साथ दिया है। और आने वाले समय में हम 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अच्छा योगेश जी, ये जो कॉन्फिडेंस है, क्या जो लोकसभा के नतीजे आए उसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस है? उसमें भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है।
और बल्कि हमें कम से कम 7-8 सीटों की उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका एक जो 400 पार का नारा था, एक जो इनका ये था कि केंद्र में विकल्प नहीं है कोई, लेकिन आज आपने देखा होगा कि केंद्र में ये अपने बहुमत से भी सरकार नहीं बना पाए, कहां ये 400 पार की ये लोग बात करते थे। अब जनता ने और ज्यादा देख लिया है प्रमुखता से कि सिर्फ विकल्प कांग्रेस पार्टी है, और जो इनका पिछले 9 साल का शासन रहा है उसको इन्होंने खुद एडमिट किया है कि हमारे से गलतियां हुई है, जो खट्टर साहब से गलतियां हुई है उन्हें बदला गया किस तरह से, बीच एकदम उनका जो ड्रामा चला आपने देखा होगा, एक ही दिन में उन्हें हटाया भी गया, नए मुख्यमंत्री लेकर आए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाया। और अब जनता देख रही है कि किस ढंग से जो अब के सैनी मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, किस तरीके से एक जो स्टंट, चुनावी स्टंट कर रहे हैं, हर रोज नई नई झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है लागू तो उन्हें करनी नहीं। जो उनका जो पिछला घोषणा पत्र था उसमें से वो 5 घोषणाएं भी ऐसी बता दे जो उन्होंने धरातल पर लागू की हो। आज वो खुद मान रहे हैं, अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री जो उनके गुरु होते थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नायब सिंह सैनी जी घोषणाएं कर रहे हैं स्टंट घोषणाएं हैं, और जो पहले की घोषणाएं हैं उनमें से 5% या 5 घोषणाएं भी गिनवा दी जाएं तो बेहतर हो। देखिए गौतम जी, फैमिली आईडी की हो, चाहे सरपंचों की ई टेंडरिंग को बंद करने की हो, सभी को आज वो उन फैसलों को पलट रहे हैं। तो उनमें से एक गलत कौन था वो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुलासा करे। और वो योगेश जी राकेश जी से जवाब ले लीजिए, राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी बोलिए, आपकी घोषणाओं को जो अभी करोड़ों की आप नायब सिंह सैनी सीएम द्वारा जो घोषणाएं की जा रही हैं उन्हें स्टंट घोषणाओं का नाम दिया जा रहा है। गौतम जी किसी भी पार्टी के इतिहास से सीखना चाहिए, इनको पता होना चाहिए 2014 के बाद केंद्र और हरियाणा में जो सरकार बनी, जो भी शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी ने किया उसका उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी करती है, ये हमारा इतिहास रहा। दूसरी बात ये कर रहे थे कांग्रेस विकल्प, मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार का विकल्प कांग्रेस बन के उभरी है इनकी नजर में। 2014 से 2024 तक ये 99 से ऊपर नहीं गए, अब की बार भी 99 सीटें हैं इनकी, और पिछली 2 बार में 2014 और 2019 में विपक्ष के नेता नहीं बन पाए ये लोग, और आज ये विकल्प की बात करते हैं। और अभी ये कह रहे थे कि राकेश जी, आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए उससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि लोगों में नाराजगी तो है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, बहुमत की सरकार नहीं है। और जिस चीज को लेकर के हम हरियाणा में आए थे, इस प्रॉपर्टी डीलिंग, जो सरकार प्रॉपर्टी डीलिंग और सीएलयू का काम करती है उससे छुटकारा दिलाने का काम करेंगे, बिना भेदभाव के नौकरी देने का काम करेंगे, बिना क्षेत्रवाद के विकास करने का काम करेंगे। और हमने वो करके दिखाया, सिद्ध किया कि हरियाणा के अंदर पहली बार जब से हरियाणा बना है, पहली बार 2014 के बाद की जो सरकार थी उसने बिना क्षेत्रवाद के, बिना भेदभाव के, बिना ही भाई भतीजावाद के समान रूप से हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच के तहत विकास करने का काम किया। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि हमने इतने काम किए और इस तरीके से घोषणाएं, हम योजनाएं लोगों के लिए ला रहे हैं, लेकिन जो नतीजे अभी हाल ही में देखे, ऐसा नहीं है कि ये कुछ साल पुरानी बात है, ये अभी इसी साल की बात है, लोकसभा के जो नतीजे आए, क्या वो ये नहीं दर्शाते कि कहीं ना कहीं नाराजगी है जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर? कोई नाराजगी नहीं है, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चला था। अभी ये कह रहे गौतम जी, लोकसभा चुनाव में इन दो पार्टियों ने मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट हिसार और सोनीपत कम मार्जिन से हम रह गए, इनकी 5 सीटें भले ही आई हो पर 2 सीटें हम कम मार्जिन से रह गए। और इनकी 2 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आज भी कांग्रेस से अधिक है। और आप देखना जिस प्रकार से इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, जिस प्रकार से मुखौटे के पीछे खड़े होकर और संविधान हाथ में लेकर झूठ बोलकर जनता को झूठ परोसकर वोट हथियाने का काम किया था। 8500 रुपए का जो झूठा नारा इन्होंने दिया था, क्योंकि ये हमेशा देते आए हैं। इंदिरा जी के समय से देख लीजिए, इंदिरा आएंगी गरीबी हटाएंगी, वो हटी नहीं उनसे। राजीव जी के समय से देख लीजिए, जिन लोगों ने, जिनका इतिहास ही भ्रष्टाचार का रहा है, आपको ध्यान में होगा यूपीए के कार्यकाल में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, और जब वो फर्म इनकी दिवालिया हुई तो इन्होंने यूपीए का नाम बदल के एनडीए करना पड़ा। ये हालात तो इनके गठबंधन की है। और आप हरियाणा में देखना, अब हरियाणा में चुनाव के अंदर जा रहे हैं
कांग्रेस जिस प्रकार से दरक रही है, अपने कर्मों से दरक रही है, आरोप भाजपा पर लगाएंगे कि हमारी पार्टी को ये लोग तोड़ रहे हैं। कोई नहीं तोड़ रहा, इनका अहंकार तोड़ रहा है, इनका परिवारवाद तोड़ रहा है, इनका जो हुड्डा जी जो धृतराष्ट्र बने हुए अपने परिवार के लिए, वो चीज कांग्रेस को कमजोर करने लग रही है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? परंतु इनके प्रवक्ता आए दिन कहते हैं कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। मैं कहता हूं कि हरियाणा में जो 2014 में विकास का पहिया शुरू हुआ था, बिना भेदभाव के विकास, बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने का जो काम किया है, जो विकास की गति का पहिया बढ़ा है, वो लगातार ऐसे ही चलता रहे। हरियाणा की जनता चाहती है योगेश जी के पास जाएंगे, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बने। राकेश जी योगेश जी के पास जाएंगे। बिल्कुल योगेश जी, सुनिए एक मिनट, पहले मेरी बात पूरी कर लूं। 30 सेकंड सर, 30 सेकंड राकेश जी, बहुत कम समय हमारे पास रहता है, लेकिन 30 सेकंड में कंपाइल कीजिए प्लीज अपनी बात जी। क्योंकि 2014 से पहले की हरियाणा सरकार को देखा है कि हुड्डा जी की जब सरकार थी तो पूरे हरियाणा का जो बजट का 90% 80% था, वो सिर्फ रोहतक और सोनीपत 2 जिलों में लगता था। पूरे हरियाणा के अंदर रोडों की इतनी खस्ता हालत थी, आप पूछिए मत। रोडवेज के बसों के डिपो के ड्राइवरों ने चाबियां छोड़ दी थी कि हम नहीं चलाएंगे, और नौकरी के नाम पर अगर कोई लगता था तो रोहतक और सोनीपत का बच्चा नौकरी लगता था। और इस प्रकार से भेदभाव था। उस भेदभाव के खिलाफ इनकी पार्टी के विधायक तक भी आरोप लगाते थे कि हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा। परंतु आज आप देखिए, आज पंचकुला से लेकर राय मलिकपुर नांगल चौधरी तक समान विकास है। आज पलवल से लेकर सिरसा डबवाली तक समान विकास है। तो इस समान विकास को देखते हुए हरियाणा में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, और इन प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में हरियाणा की जनता दोबारा से चाबी देने वाली नहीं है जी। राकेश, प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार दोबारा नहीं आएगी जी। योगेश जी के पास जाते हैं। योगेश जी, पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को नकार दिया कि भैया कुछ नहीं किया, सड़कों में गड्ढे छोड़कर गए थे और हालात जो है वो बद से बदतर छोड़ के गए थे। मैं अभी बिल्कुल इनकी बात को सुन रहा था। इस तरह से वो लोग जिन्होंने पिछले 9 साल में चाहे युवाओं को बेरोजगारी में धकेला और ये बात कर रहे थे पर्ची खर्ची की, इनके राज में तो अटैचियां चली है और फिर भी रोजगार कोई अटैची नहीं चली। कांग्रेस को आदत है झूठे आरोप लगाने की। योगेश जी इंसिडेंट के साथ बताइए। देखिए इसी तरीके से आप लोगों ने किस प्रकार से पैसे लेकर, घूस लेकर, और किस प्रकार राकेश जी बात को सुनिए और योगेश जी ऐसे ही अंदाजा मत मारिए, इंसिडेंट के साथ बताइए कब कहां क्या हुआ। फैक्ट के साथ बात करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। राकेश जी जवाब ले लीजिए। राकेश जी शांत। योगेश जी जवाब दीजिए कि आखिर अटैचियों वाले किस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं। भाग जाएंगे आप, झूठे आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे, ये कोई जवाब नहीं है। जवाब ले लीजिए राकेश जी। योगेश जी जवाब दीजिए। जी मैं ये बोल रहा था गौतम जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या कार्यकर्ता ये बात विपक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहते। इन लोगों की मंशा रहती है कि विपक्ष रहे ही ना। आपने देखा होगा मोदी जी नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत, ये इन लोगों की सोच है। हम ये कहते हैं कि विपक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष जनता की आवाज होता है। और आपने देखा होगा इन लोगों ने, विपक्ष अराजक नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने युवाओं के साथ किस तरह से ठगने का काम किया हरियाणा में। आपने देखा होगा इन्होंने एक ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी। एचएससी और स्टाफ सिलेक्शन हो चाहे एचपीएससी हो, किस तरह से नौकरियों की बोली लगी। इनके सेक्रेटरी चेयरमैन भारती जी रंगे हाथों पकड़े गए पैसे लेते हुए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक इन लोगों योगेश जी झूठे आरोप मत लगाओ। कोई एसएस बोर्ड के चेयरमैन रंगे हाथों नहीं पकड़ गए। आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। आप इतने बड़े टीवी चैनल पे बैठ के झूठे आरोप लगा रहे हैं। घोटाला हो चाहे आपके आरोप पर मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? अरे आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? झूठा आरोप कैसे लगा रहे हैं कि भारती जी पकड़े गए? कौन बताइए पकड़ा गया? बोर्ड के हमारे चेयरमैन थे भारती जी। देखिए कोई उन पर आरोप नहीं है। राकेश जी एक बार बात उनकी खत्म होने दीजिए। नहीं, झूठे आरोप कैसे लगाएंगे? तथ्यों के आधार पर जो भी कोई भी दोनों ही प्रवक्ताओं से मेरी एक अपील है, दरख्वास्त है कि दोनों ही जो भी आप अपनी बात रखें फैक्ट के साथ रखें, कोई भी हवाई जो है वो बात ना करें। बोर्ड के चेयरमैन थे भारती जी एसएससी के, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। कोई झूठा आरोप, ये झूठे आरोप कैसे लगा रहे हैं? इनका काम यही है कांग्रेस का, कि झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ। इन्होंने यही किया है। और ये कहते हैं विपक्ष। अरे विपक्ष की भूमिका है क्या आपकी? आप अराजक लोग हैं, अराजकता फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। आपने संविधान के नाम पर झूठ फैलाने का काम किया।
ठीक है राकेश जी, 8500 रुपए देंगे, 8500 रुपए का आपने झूठ बुलाया। आपने इस डेली पोस्ट को हिमाचल के लोग भी देखते हैं, आपने हिमाचल में कहा कि हम 1500 रुपए देंगे हर महिला को, आपने आज तक 1500 रुपए नहीं दिए। आपने कहा हम 1 लाख नौकरी देंगे, आपने 1 लाख नौकरी नहीं दी। भारतीय आपकी सरकार ने 2014 में 10 साल के आपके हुड्डा जी के शासन में 1,18,000 नौकरी दी, पैसे लेकर, रिश्वत लेकर और भाई भतीजावाद करके किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 1,30,000 नौकरियां हमने दी, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के देने का काम किया। ये रिकॉर्ड की बात है। चलिए आप योगेश जी, राकेश वो जी बताते हैं गरीब बच्चों को जब मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि आप लोगों ने जाति देखकर, मैं आरोप लगा रहा हूं, सत्य बता रहा हूं, आप लोगों ने जाति देखकर वो नौकरी लगाने का काम किया था और हमने योग्यता के आधार पर नौकरियां दी है। बहुत बड़ा बयान राकेश जी दे रहे हैं कि जाति के आधार पर निकाली आपके द्वारा योगेश जी, नौकरियों का आपने जो निकाली आपके समय में दी हुई नौकरी। योगेश जी, आप पर एक बड़ा आरोप लगा है कांग्रेस पर कि कांग्रेस, राकेश जी जवाब भी ले लीजिए ना, सवाल ही सवाल दागेंगे क्या? राकेश जी जवाब तो ले लीजिए, सवाल ही सवाल दागेंगे तो क्या फायदा, एक तरफा कन्वर्सेशन का कोई फायदा नहीं। योगेश जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि जाति के आधार पर नौकरियां दी गई, बिना खर्ची के नौकरी। राकेश जी जवाब ले लीजिए योगेश जी से, बिना भाई भतीजावाद के नौकरी दी। योगेश जी बोलिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि कई ऐसी चीजें, कई ऐसे मुद्दे जो लगातार जो हैं वो उठते रहते हैं। लगातार जो है वो मेहमानों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी, तैयारियों पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं जनता को साधने की, 2024 के विधानसभा चुनाव को साधने की, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। राकेश जी, तैयारियों पे बात करते हैं। क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? क्या वो रोड मैप है जो आप जनता के बीच में लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं? यूपीए की जगह आपने इंडिया बोलना था, एनडीए बोल दिया। यूपीए कन्वर्ट। राकेश जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कुछ प्लान है आपके इस विधानसभा चुनाव के लिए, आगे ले जाने के लिए, कि आखिर जनता को कैसे साधेंगे इन चुनावों में आप? विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, जो पार्टी के 10 वर्षों में किए हुए कार्य हैं, जो जमीन पर दिखते हैं। हर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया जी। हर जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया। हर जिले के अंदर योग्य व्यक्तियों को नौकरी देने का काम किया, वो भी बिना खर्ची और बिना पर्ची के। इस प्रकार से हरियाणा में पहली बार हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार बनी जिसने प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं की, जिसने सीएलयू पे काम नहीं किए, जिसने अगर काम किए तो जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसके जीवन में सुधार कैसे हो, उसके लिए कार्य किए। हर क्षेत्र में सुधार करने के लिए अलग अलग योजनाएं लेके आए, अलग अलग कार्यक्रम लेकर के आए कि हर क्षेत्र में कैसे सुधार किया जा सकता है, एक अच्छा और उन्नत हरियाणा कैसे बनाया जा सकता है, ऐसा हरियाणा जिसमें सरकार के प्रति सबका विश्वास हो, ऐसा हरियाणा कैसे बनाया जा सकता है। और विकास की जो गति है वो ना रुके, हरियाणा की जनता भी ये चाहती है। क्योंकि मैंने जैसा बताया था आपको कि जब जब 2014 से पहले सरकारें बनी हैं, वो सिर्फ क्षेत्रवाद उन्होंने किया, विकास के मामले में भी क्षेत्रवाद किया, नौकरी देने में भी क्षेत्रवाद किया, और सिर्फ क्षेत्रवाद नहीं, नौकरी देने में तो इन्होंने जातिवाद को भी हावी रखा। परंतु हमारी सरकार ने, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि जितने भी नौकरी लोग लगे हैं वो लोग योग्य व्यक्ति नौकरी लगे हैं, योग्य युवा नौकरी लगे। जो पढ़ेगा हरियाणा में वही आगे बढ़ेगा, उसी को नौकरी मिलेगी जो योग्य व्यक्ति होगा। जी, अभी देखना यही होगा कि जनता तक आप ये मुद्दे कितने पुख्ता तौर पर जो है वो पहुंचा सकते हैं। सो राकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े थे, वहीं योगेश सिहाग जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके वक्त के लिए। तो मुद्दा है तैयारियों का। जब तैयारियों की बात आती है तो पुराने गड़े मुर्दे भी उखड़ते हैं कि आखिर किसने कब कहां क्या किया, और ये गड़े मुर्दे भी उखड़े। लेकिन अब जनता तय करेगी कि आखिर भैया उन्हें किसकी सरकार चाहिए। क्या उन्हें वही सरकार चाहिए जो 2014-2019 में जनता ने जितवाई, 2024 में भी उसे जितवाना चाहती है, या फिर जनता कुछ बदलाव चाहती है, या कौन नेता, या ये कहें कि कौन कैंडिडेट अपने बेहतर वादे दावे लेकर जनता के बीच में जाता है और जनता को लुभा पाता है। ये देखना होगा जब नतीजे सामने आएंगे विधानसभा चुनाव की, और तय होगी आने वाले 5 सालों के लिए हरियाणा की किस्मत। फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और मंडे टू फ्राइडे शाम 5:30 बजे
अपने इस हरियाणा के दंगल से जुड़ना मत भूलिएगा, और क्योंकि हम मुद्दे उठाते हैं आपसे जुड़े हुए, आपके गली मोहल्ले से जुड़े हुए। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।